कैसे आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई थिंक कि आपने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझा होगा और समझ में भी आया होगा आपको। लास्ट जितना भी टॉपिक हमने किया है अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। नया तो क्या पढ़ेंगे, बल्कि जो टॉपिक हमने लास्ट छोड़ा, जहाँ पर हमने छोड़ा था वही उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और किन सिचुएशंस में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है और क्या कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन की। और जो एग्जांपल मैंने आपको कल करवाए थे वो एग्जांपल्स थे आपके जिसमें हम सेम एटम यूज कर रहे थे। मैंने सेम एटम वाले एग्जांपल लिए थे, जैसे H2 लिया था, O2 लिया था, N2 लिया था। हाँ, आज मैं कुछ और एग्जांपल्स को लेता हूँ जिसमें हम डिफरेंट एटम्स को शो करेंगे कि डिफरेंट एटम्स भी कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है भाई वो हमारा है HCl का। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर HCl तो आयनिक कंपाउंड होता है, पानी में जाने के बाद ये H पॉजिटिव देता है और Cl नेगेटिव देता है। नहीं बेटा, ये कंप्लीटली इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, इसमें कुछ हिस्सा जो है कोवलेंट बॉन्ड का भी होता है। आयनिक करैक्टर कैसे आया, आयनिक बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो हम आगे समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। बट फिलहाल इसमें हमें ये समझना है कि HCl के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, पोलर और नॉन पोलर। उस वजह से वो पानी में घुल के H पॉजिटिव देता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब इसमें आपको अगर कोवलेंट बॉन्ड दिखाना है तो आप कोवलेंट बॉन्ड कैसे दिखाओगे? देखिए, H के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर करता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक और ये X तो हो गई शेयरिंग में, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के रह गए वो यही रह गए। तो ये जो शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में, ये कैसा शेयरिंग हो रही है? आपकी कोवलेंट शेयरिंग हो रही है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? इसी तरह हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं भाई आपका। मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है CH4 ले लेते हैं हम, CH4 के ले लेते हैं। तो CH4 में आपको पता है कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, है ना। 1 2 3 एंड 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन को भूल जाएं थोड़े टाइम के लिए कि हाइड्रोजन तो है ही नहीं भाई, यहाँ हमने मान लिया ये तो है ही नहीं, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम कार्बन को भूल जाएं कि कार्बन नहीं है भैया, तो अब क्या होगा भाई, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको भी 1 मिल गया, इसको भी 1 मिल गया, लेकिन एक्चुअल में तो कार्बन है। इसका मतलब कि बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग वाला बॉन्ड बन रहा है। तो यहां कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ये समझ लिया, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास H2O है, वाटर है। ठीक है, अब H2O में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपके बाद। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं अब हाइड्रोजन को भूल जाऊं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का, तो मतलब ये स्टेबल है। और अगर मैं अब ऑक्सीजन को भूल जाऊं तो इसका डुप्लेट पूरा हो गया दोनों का, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग हो रही, तो मतलब कैसा बॉन्ड होता है वाटर के अंदर भी? कोवलेंट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास NH3 है ना। तो NH3 के केस में क्या करोगे? तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 5 होते हैं। तो 5 में इसको 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया हमने। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके पास हो गए। अगर मैं इसको भूल जाऊं हाइड्रोजन को, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हाइड्रोजन तो है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन को भूल जाऊं तो इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, लेकिन नाइट्रोजन तो है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग कर रहे हैं तो मतलब कैसा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपने 9th क्लास के अंदर एक वर्ड पढ़ा था, वैलेंसी, पढ़ा था ना।
9th क्लास में आप एक वर्ड पढ़ते थे वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क होता है भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 हैं तो वही उसकी वैलेंसी भी होती है, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 है तो उस केस में उसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम, 8 माइनस करके। तो 8 में से अगर माइनस करेंगे तो 3 2 और 1, तो यहां नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, तो कितने उसको और चाहिए, 3 चाहिए, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 की हो गई, कोवैलेंसी 3 की हो गई। इसी तरह ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 माइनस करो कितने आ गई, 6, 2 आ गई, 8 में से माइनस किया, तो इसलिए 2 एलिमेंट बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, तो ये 4 भी हम यहाँ कर सकते हैं, बेसिकली 4 को हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 4 को यहाँ करते हो तो 8 माइनस 4 4 आ रहा है, तो ये 4 वैलेंसी इसकी आ रही है, ठीक है ना, वैलेंसी 4 ही आ रही है, नॉर्मल सी बात है। तो 4 इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो जितने जिसकी वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये बात हमने यहां तक समझ में आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई, इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मुझे क्या आपको समझाना है। देखिए अगर हम कार्बन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1s2 2s2 2p2, तो 2 इसमें और 2 इसमें। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3। अगर हम कार्बन ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4। उसके अलावा अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p5। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं वो हैं जो लास्ट 2s और 2p में है ना, यहाँ 2s और 2p में है, यहाँ 2s, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, इनकी वैलेंसी फिक्स है। जैसे इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, इनकी वैलेंसी फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की या सिलिकॉन की, हम फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं। अब फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही ये। लेकिन क्योंकि n आपका 3 हो गया है, तो सेकंड चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर n आपका 3 है तो l कितना हो सकता है, 0 1 और 2, यानी कि s भी हो सकता है, p भी होता है और d भी होता है। तो s और p में तो हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसका d जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, 3d क्या है, वैकेंट है। तो होता क्या है, देखिए इन केसेस में जहां पर एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल पड़े हों, जिन एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल पड़े हों, वो एलिमेंट क्या कर सकते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। यहां पर वैलेंसी वेरिएबल नहीं है, फिक्स है भाई। कार्बन की हमेशा 4 ही होती है, नाइट्रोजन की हमेशा 3 होती है, ऑक्सीजन की हमेशा 2 होती है, फ्लोरीन की हमेशा 1 होती है। लेकिन अगर यहां की बात करें तो यहां इसके पास चूंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो होता ये है भैया कि हम इसकी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहां वैलेंसी कितनी है, 3 है, वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 8 माइनस 5 3, वैलेंसी 3 की है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि थोड़ी सी एनर्जी देकर जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करके यहां भेज दूं, है ना, तो अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, तो जितने अब 5 हो गए, देखिए तो वैलेंसी इसकी चेंज हो गई ना। अभी कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर आपने कल वाली वीडियो में ध्यान से देखा हो तो मैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था उसमें मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले रहा था। जैसे मैं एग्जांपल कर लिया था, मान लीजिए ऑक्सीजन का लिया था, तो ऑक्सीजन वाले केस में मैंने दिखाया था कि भाई ये 1s2 था और ये आपका 1s2 और 2p4 था, सॉरी ये था। तो जो ओवरलैपिंग हो रही थी, जो बॉन्डिंग बन रही थी, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बन रही थी, ये तो कर ही नहीं रहे थे बॉन्डिंग। मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके जो s है उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p में आ जाता है। यहाँ p 2p2 खाली होता है ना, कार्बन में ऐसे होता है, तो ये एक्साइट हो गया, यहाँ आ गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए वैलेंसी 4 हो गई। यहाँ तो होते ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही वैलेंसी है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर वैसे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 था, तो ऐसे होता है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी कितनी है, 2 है। और यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी भी 1 है। लेकिन अगर हम चाहें इन केसेस में जहां डी खाली है वहां पर हम वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया तो मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसकी वैलेंसी अब कितने की हो गई, 5 हो गई। मतलब ये 5 एलिमेंट्स के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है कोवलेंट। किसके साथ, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है,
तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 ही होती है वैसे तो एक क्लोरीन के साथ यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये Cl5 हो गया ना, PCl5 हमने पढ़ा है PCl5 के बारे में कुछ, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ इन एलिमेंट्स के केस में आपकी वैलेंसी ये रहती है, लेकिन अगर आपका एलिमेंट ऐसा है जिसके पास d ऑर्बिटल्स भी वैकेंट पड़े हैं, तो हम s के इलेक्ट्रॉन्स को या p के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके डी में भेज सकते हैं, जिससे आपकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल बन जाती है, और उसके बाद वो आपके जो है बॉन्ड ज्यादा बना सकता है, जितनी उसकी वैलेंसी है उससे ज्यादा बना सकता है। जैसे यहाँ तो इसकी वैलेंसी में कितनी दिख रही, 3 की दिख रही थी, है ना, तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता था, लेकिन अब यहाँ कितने बना रहा है, 5 बना रहा है ना। तो ये सब बातें भी हमें देखनी चाहिए कि जिन केसेस में वैकेंट डी ऑर्बिटल आपके होते हैं वहां पर बॉन्ड आपके वैलेंसी से ज्यादा बन सकते हैं। यहाँ पर जितनी वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बनेंगे, लेकिन यहाँ वैलेंसी चेंज हो गई तो बॉन्ड भी ज्यादा हो गए। ठीक है, चलिए जी, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कोवलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है। अब इसको करते हैं साफ। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल जैसे दे चुका हूं, PCl5 का हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, वरना चाहो तो आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे P4 का एग्जाम्पल मैं आपको दिया था करने के लिए कि P4 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको मैं आज P4 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे बना सकते हैं हम। देखिए, ये फास्फोरस है, एक ये लिख लीजिए, एक ये लिख लीजिए, एक ये, 4 फास्फोरस हो गए। सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इसके पास 1 2 3 4 5 ऐसे इसके पास 1 2 3 4 5 इसके पास भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऐसे होगा, समझ में आया यहाँ तक। तो सबके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबको 3 3 चाहिए। अब ये फास्फोरस क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है, कितने हो गए, 7 हो गए, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये इससे शेयर कर लेता है, इसके तो पूरे हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे ही इसको देखिए फास्फोरस को, ये एक इसका इससे पूरा हो चुका है, एक ये पूरा कर लेता है इसके साथ, और एक ये पूरा कर लेता है इसके साथ, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब इस फास्फोरस पे आइए, देखिए इसके 2 तो हो चुके हैं, 2 रहते हैं, एक रहता है, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, और इस फास्फोरस का भी देखो, हर एक का ऑक्टेट पूरा हो गया है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगर हम बॉन्डिंग दिखाएं इसकी तो ऐसे बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो ये आपको कुछ आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए जी, तो अब आगे टॉपिक करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वैसे तो मैं कंडीशन आपको समझा चुका हूं, फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि क्या कंडीशंस है जिन कंडीशंस पे आपका कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। कोई ज्यादा कंडीशंस नहीं है इनकी आयनिक बॉन्ड की तरह भी। आयनिक बॉन्ड में तो हमने बहुत सी कंडीशंस पढ़ी थी, जैसे आयनेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पढ़ी थी, लैटिस एंथैल्पी पढ़ी थी, या इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस पढ़ा था, या और वो चीजें पढ़ी थी हमने। यहाँ सिर्फ एक ही चीज आपको मेनली ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि अगर आपके एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होता है आपका, अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बहुत बहुत कम है, जैसे मैंने वहां डिफरेंस कितना बताया था आपका, कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर 2 का डिफरेंस आता है तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2 से बहुत कम है, 2 से बहुत कम है, या 0 भी हो सकता है, डिफरेंस बिल्कुल 0 ही हो, 2 से कम तो 0 भी होता है ना, तो 2 से कम अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनने के चांस बहुत ज्यादा, कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होता जाएगा उतना कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से सोडियम और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तो आयनिक होता है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होता है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 2 से कम होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 4 के आसपास आ रहा था हमारे पास, तो यहाँ ज्यादा था।
तो यही एक मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी है कि अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 से कम आता है तो उस केस में आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ सकता है, ना कि आयनिक बॉन्ड बनाना पड़ सकता है। यही एक इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्लियर? दूसरी कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं? दूसरी हम ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों एटम्स जो हम बॉन्ड बना रहे हैं, अगर दोनों एटम्स को अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वैसे मैं बता चुका हूं ये बात कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है या 7 है, तो इनको अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगी, यहां भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है कि किस केसेस में आपके बॉन्ड बन सकते हैं कोवलेंट। ओके, तो ये दो कंडीशंस थी आपकी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं भाई, मैं अभी बताता हूँ, वैसे आगे आएंगे आपके, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं आपके, एक आपके होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक आपके होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो तरह के बॉन्ड आपके होते हैं, एक आपका होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक आपका होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये होता क्या है, अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, डिफरेंट एटम्स के बीच में, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि वहां पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? जैसे HCl है भाई, ठीक है, अब HCl में क्या होता है, क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं अपने अपने, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखता ही है, थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खिसका लेता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। अभी भी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन पहले तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होते थे दोनों के सेंटर में, लेकिन अब क्लोरीन में थोड़ा सा लालच आ जाता है, तो लालच आने की वजह से क्या होता है, क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो अपनी तरफ खींच लेता है हल्का सा, तो इस पे थोड़ा सा चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पे थोड़ा चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह का बॉन्ड जिसके अंदर उसके एटम्स पर कोई चार्ज आ जाता है उसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर दोनों एटम सेम हो, आपके सेम एटम्स हो, तो वहां पर जो आपका बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर अगर दोनों ही क्लोरीन ले लेते, अब दोनों क्लोरीन क्योंकि सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत एक जैसी है, तो ना ये इससे खींच पाएगा ना ये इससे खींच पाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे तो दोनों पे चार्ज नहीं आएगा। तो अगर ऐसा बॉन्ड जिसकी वजह से एटम्स पर कोई चार्ज नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, वन इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। जनरल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, डिफरेंट एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर होगा, और जो सेम एटम के बीच में बनेगा वो आपका नॉन पोलर होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं साफ। ये आपकी कंडीशंस थी भाई और टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड थे। इसके बाद जिस तरीके से हमने आयनिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वैसे ही हम कोवलेंट कंपाउंड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहली बात तो कि जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं भाई, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर जनरली जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। मतलब ये लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, सॉलिड तो बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें, नॉर्मली गैस या लिक्विड ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके बीच में वीक
वैंडरवाल फोर्स काम करेगा। मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड जो बनेंगे, उन कंपाउंड्स के पार्टिकल में क्या काम करेगा? उन कंपाउंड्स के पार्टिकल में वीक वैंडरवाल फोर्स काम करता है, उस वजह से ये लिक्विड या गैस फॉर्म में होते हैं। अच्छा जी, अब नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा सा वीक है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा लो होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ एक्सेप्शन है भाई, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर बॉन्ड कोवेलेंट होता है लेकिन उसके बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें बॉन्ड मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए डायमंड है, डायमंड में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने पढ़ा है। एक कंपाउंड होता है कार्बोंडम, फॉर्मूला होता है इसका सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं इसको, SiC। ठीक है, इसमें होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है भाई। ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो होते कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन इनमें बॉन्ड बहुत, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। इसके अलावा बात करते हैं सोलिबिलिटी की। दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट में कम घुलते हैं। पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ वही कोवेलेंट कंपाउंड अच्छे से घुल पाते हैं जिनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, जो बताया था मैंने आपको, है ना, क्योंकि इसमें चार्ज होता है, चार्ज को ट्रैक कर सकता है ना। तो वही कोवेलेंट कंपाउंड अच्छे से घुल सकते हैं जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं अपने पास, लेकिन जिनके बीच में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर सॉल्वेंट में ना के बराबर घुलते हैं, घुलते ही नहीं है। इसी वजह से जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो आपके पानी में बहुत लेस सोल्यूबल होती है। ठीक है, सो दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, तो इसी वजह से दे शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, दे शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक, और एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट था आइसोमेरिज्म का। मैं कहां लिखूं इसको? ऊपर लिखते हैं फटाफट साफ करके। क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा होता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नेचर में डायरेक्शनल होता है। क्यों होता है वो हम आगे सीखेंगे इस बात को भी, कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। इसकी वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड आपके होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, दे कैन शो आइसोमेरिज्म, और खास करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो तरह की होती है वैसे तो, बस स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे, इंपॉर्टेंट सीखेंगे और बढ़िया टॉपिक सीखेंगे, काम आएगा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और देखते रहिए भाई केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को, लाइक भी कीजिए चैनल को, लाइक नहीं करते हो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, जो भी आपसे बनता है आप करिए, लेकिन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।